की अगुवाई के लिए मैं जिला लेवल से लेकर के भारत सरकार तक सबको साधुवाद और धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि अगर युवाओं के लिए जब कोई विभाग नहीं था, कोई कार्यक्रम नहीं था, तब हमारे समाज के युवा देश को नई राह, युवाओं में ऊर्जा भरने वाली स्वामी विवेकानंद जी। आज तो भारत सरकार ने विभाग भी बना दिया है, उसके लिए एक अधिकारी नियुक्त कर दिया है कि हमारे युवा अपने मार्गदर्शक स्वामी विवेकानंद जी के जीवन में उन्होंने समाज के युवाओं के लिए ही अपने जीवन समाज के लिए, राष्ट्र के लिए समर्पित कर। अब बात आती है कि युवाओं पर ही उन्होंने क्यों जोर दिया, इस पे हम लोगों को ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जब कोई पेड़ बड़ा होता है तो उसका जो बीज का भाग होता है वही साल कहलाता है, वही कीमती होता है, वही टिकाऊ होता है और वही कुछ कर सकता है। तो हमारा बचपना भी केवल सोचने समझने के लिए है, बुढ़ापा भी केवल दूसरों को अनुभव देने के लिए। लेकिन युवा है वो हमारी जो युवा अवस्था है वही कुछ कर्म करने की क्षमता है। स्वामी विवेकानंद जी ने युवाओं के बारे में उस समय बहुत बड़ा देश के अंदर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अभियान चलाया, जब युवा अपने मार्ग से भटक गए। आज भी देखा जाए तो बहुत सारी किताबों, ज्ञानवर्धक किताबों के बाद, तमाम विश्वविद्यालयों, डिग्री कॉलेज के बाद, तमाम ई स्टेशनरी के बाद भी युवा अपने मार्ग से भटक गए। उनको अपने कीमती समय को कहाँ लगाना चाहिए? शोध में लगाना चाहिए, पढ़ाई में लगाना चाहिए और समाज को कुछ देने के लिए लगाना चाहिए, समाज को नई दिशा देने के लिए। लेकिन आज भी सब कुछ होने के बाद तमाम मार्गदर्शक, पथ प्रदर्शक भारत देश का वो भूमि में पैदा हुए। स्वामी विवेकानंद की एक कड़ी में और आगे तमाम जाइए, सूर, कबीर, तुलसी, गांधी और गौतम, तमाम ऐसे विद्वान, तमाम ऐसे समाजसेवी जिन्होंने समाज और राष्ट्र नई दिशा देने के लिए अपना सब कुछ सर्वस्व काम कर दिया, राष्ट्र के लिए, समाज के। आज पर हमने देखा है, सुना है और तमाम प्रिंट मीडिया, इंटरनेट, व्हाट्सएप, ये सब चीजों के माध्यम से देखते रहते हैं कि आज हमारे देश के अंदर, पूरी दुनिया में अगर हमको जाना जाता है तो चाहे गुरु के रूप में जाना जाता हो, चाहे अधिक जनसंख्या के रूप में जाना जाता हो और चाहे बुद्धिमत्ता के रूप में जाना जाता हो। आज हम कभी कभी पढ़ते हैं किताबों में तो हमें बड़ा अचंभा होता है कि भारत
लोग भारत के लोगों को क्यों ज्यादा अपनी तरफ आकर्षित करें? कहीं ना कहीं मेरे अंदर कोई क्वालिटी है, कोई विविधता है, कोई नई चीज है। इसलिए अमेरिका ऐसे लोग, अमेरिका ऐसे देश भारत के युवाओं के करते हैं, जहां स्वामी विवेकानंद ने अपना 0 मिनट 0 सेकंड मतलब टाइम पर उन्होंने पूरे अमेरिका का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। तो ऐसे ऊर्जावान और नई दिशा देने वाले युवाओं को, भारत ऐसे छोटे कस्बे को दुनिया में भारत का परचम फहराने वाले स्वामी विवेकानंद जी को भारत की 1 अरब 30 करोड़ आबादी की तरफ से सत और कोट कोट नमन है उनके चरणों में, जो कि उनके युवा सप्ताह के रूप में मनाया जाता है। और हमारा युवाओं से निवेदन है कि उनके बारे में कुछ सोचें और समझें और जानें उनके जीवन दर्शन के बारे में। अब बात आज जो कार्यक्रम है मतदाता जागरूकता, यह भी एक बहुत बड़ी चीज है कि आज पूरे भारत में 5 राज्यों में, भारत के 5 राज्यों में आम चुनाव हो रहा है, जिसमें सबसे बड़ा उत्तर प्रदेश राज्य है, जहां पर जिस प्रदेश के मुखिया का चुनाव किया जा रहा है, ऐसे दुनिया के कम से कम 100 से ज्यादा देश हैं जिनकी आबादी 25 करोड़ से ज्यादा नहीं। मतदाता जागरूकता का मतलब है आज हमारे युवाओं को सोचना चाहिए, लोकतंत्र में वोट देने का अधिकार ऐसे ही उनको प्राप्त नहीं हुआ कि ऐसे ही प्राप्त हो गया। सबसे पहले जब हम इतिहास के पन्नों में जाते हैं तो देखते हैं कि पहले जो देश का राजा होता था वो रानी के पेट से पैदा होता था। रानी के पेट से पैदा होने वाला व्यक्ति जो महलों में पैदा हुआ है, याद रखिए वो समाज की दिक्कतों को नहीं जान सकता, समाज के दुख और तकलीफों को नहीं जान सकता। इसलिए ये व्यवस्था लागू की गई, लोकतंत्र की व्यवस्था लागू की गई कि अगर कोई देश का प्रधानमंत्री है, जिले का कलेक्टर है और गांव का एक आदमी न्याय चलाने वाला है, तो देश की शासन सत्ता में उसको भी वही पावर दिया गया है जो श्रीमान जिलाधिकारी महोदय बहराइच को और गांव में गाय चलाने वाले को दिया है। आज मतदाता जागरूकता ये युवाओं की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि कहीं भी कोई भी व्यक्ति, कितना सुंदर संविधान हमारे देश का है जो वर्णनीय है, अतुलनीय है और प्रशंसनीय है। भारत का जो अगुवा है, जो भारत का या किसी प्रदेश का मुखिया और अगुवा चुना जाएगा, वो कुछ भी न पढ़ा हो, और कीजिएगा इन बातों को, वो कुछ भी न पढ़ा हो, लेकिन उस समस्याओं से अवगत, उसको मुखिया बनाया जाएगा, उसको प्रधानमंत्री बनाया जाएगा, उसको मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, समस्याओं से अवगत हो। ये लोकतंत्र है कि अगर हमारी समस्याओं की जानकारी नहीं है, भारत गांवों में बसता है, रिजल्टों में बसता है, जंगल के किनारे बसता है, नदी के किनारे बसता है, पहाड़ों पे बसता है, तमाम दुर्गम इलाकों में बसता है। शहर में रहने वाला आदमी गांव की क्या समस्या जान सकता है? हम जिस क्षेत्र में आए हैं, बाढ़ प्रभावित क्षेत्र, ऊंचाई के लोग क्या जान सकते हैं जिनके घर के किनारे नदियां नहीं है, जिनको कभी बाढ़ को नहीं झेलना पड़ता है।
इसीलिए लोकतंत्र में सबको मौका दिया गया कि जो मतदाता है, जो हमारा वोटर है, वो कहीं लालच में न फंस जाए, कहीं पैसे के चक्कर में न फंस जाए, कहीं अच्छे आदमी का चुनाव न कर पावे। उसको तो केवल ये देखना है कि जो राष्ट्र के विकास से संबंधित और समाज के विकास से संबंधित और पूरे देश के विकास से संबंधित उसको जानकारी हो। समाज में हमने नेता के वक्तव्य को सुना था, एक अफसर बन जाना आसान है, लेकिन एक नेता बनना आसान नहीं है। नेता का मतलब नेतृत्व। नेता के अंदर वो ताकत होती है जो एक अफसर के अंदर नहीं हो। एक नेता ही थे जिन्होंने देश का बंटवारा करा दिया। कौन मान के पहले के बाद में पाकिस्तान बन गया, समझिए उसके सामने कितने कितने ताकतवर लोग थे, कितने बड़े अधिकारी थे, लेकिन किसी की बात मानी नहीं। तो आज उनको चुनना है जो देश के लिए उनकी बात ही मानी जाएगी। एक तरफ 1000 IAS तराजू पे बैठ जाए और एक तरफ एक नेता बन पड़ जाए तो 1000 IAS अधिकारी बेकार है, लेकिन एक नेता की बात मानी जाएगी। ये लोकतंत्र क्या है? ये लोकतंत्र है, ये गणतंत्र है। गणतंत्र का मतलब होता है कि गण आगे होंगे और तंत्र पीछे। गण मतलब लोगों की समस्याएं पहले देख ली जाएंगी, उनका निराकरण किया जाएगा। कानून बाद में कहता है, वो एक अलग बात, लेकिन पहले गण के हित की बात की जाएगी लोकतंत्र में, और तंत्र बाद में काम किया जाएगा, उस पर चर्चा बाद में की जाएगी। आज लोकतंत्र के बारे में आपको समझना चाहिए, जानना चाहिए कि हमें समाज के अंदर ऐसे नेता का चुनाव करना है जो राष्ट्र के हित में हो, समाज के हित में हो, विकास के हित में हो। हमें उसका चुनाव करना है। और अगर कहीं कोई बहकाता है, कोई भड़काता है, कोई लालच देता है, तो समझ लीजिए कि कहीं न कहीं वो आपके अधिकारों का हनन करने वाला है। आपके अधिकारों को हमें अपने समय से, कोई वृद्ध है, कोई बुजुर्ग है, वोट छोड़ने नहीं जा पा रहा है, उसकी भी कुछ गाइडलाइन चुनाव आयोग से आई है कि उसको घर बैठने की उसको व्यवस्था दी जाएगी। उसको भी आप प्रोत्साहित कीजिए कि दादा अगर आप वोट छोड़ने नहीं जाएंगे तो ये आपका अधिकार है। आपका चुना हुआ व्यक्ति कुर्सी पर बैठेगा, आपकी समस्याओं से संबंधित, आपके विकास से संबंधित वो कानून बनाएगा। याद रखिए, मैं एक बात अपने युवाओं से कहना चाहूंगा कि आप ऐसे लोगों को चुनने के लिए भेजिए, चुन करके भेजिए जो आपकी बात को लोकसभा और राज्यसभा और विधानमंडल में उठा सके। अगर वन मैन यस मैन है और लोकसभा और राज्यसभा में चुन करके गया है, तो शायद वो बैठे बैठे रह जाएगा और केवल एक आदमी के कहने से कानून बन जाएगा और लोकसभा, राज्यसभा और विधानमंडल में उसकी चर्चा नहीं हो पाएगी। मैं इस पे एक छोटा सा उदाहरण आपको दूंगा। अभी हाल ही में हमारे माननीय प्रधानमंत्री भारत सरकार के क्षेत्र से श्री लाल बिहारी यादव जी जीते हैं, जो शिक्षक एलएलसी हुए हैं। हमारे विद्यालय में उनका कार्यक्रम लगा हुआ था और मैंने कहा कि ऐसे लोग महात्मा गांधी के तर्ज पर और उन्नत और वंदनीय है। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में विधानमंडल चल रहा है, मेरे घर के
श्री ब्लाक खां जी और पीछे बैठे हुए हैं और वो उठ करके भेड़ में आ गए। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में वित्त विहीन शिक्षकों की जो दुर्दशा हुई है वो शायद किसी के नहीं हुई, सरकार ने उस पर ध्यान नहीं दिया और वो भेड़ में आकर के बैठ के उनके साथ 40 सदस्य बैठे हुए तो कोई उठ करके नहीं आया। अरे आंख से आंसू गिरने लगा, मैं लाइव प्रसारण देख रहा हूं। अगर ऐसे लोग जीत के चले जाएंगे तो जो हाल आज अफगानिस्तान की हुई है वही हाल तुम्हारे भारत है। क्योंकि मैं एक समाज सेवी हूं, मैं समाज के अंदर गड़बड़ अगर कोई चीज कहीं हो रहा है तो मेरा एक यूट्यूब चैनल है जनहित फाउंडेशन कल्पी बारा के नाम से। मेरे यहाँ कलेक्टर बैठे हुए थे श्री सौरभ को, उप जिलाधिकारी श्री सौरभ कुमार जी, और 4 महीने अदालत पर नहीं बैठे। मैंने उनकी बातों को अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से उठाया और बहुत हैरान कि इतनी तनख्वाह आपको मिलती है, जनता है, अनपढ़ है, किसानों की समस्याएं नहीं देखी जा रही है, किसानों के मुकदमे नहीं सुने जा रहे हैं। आप अगर 1 महीने की तनख्वाह न ले तो बात करें। इसी तरीके से मतदाता की बात मैं कहता हूं कि कौशल राज शर्मा जिलाधिकारी बना वाराणसी थे और जब जो है अध्यक्ष महोदय जो वित्त विहीन शिक्षक के एमएलसी जीते हैं लाल बिहारी यादव जी, उन्होंने कहा कि देखिए रात में 7 बजे उन्होंने कहा कि जीत मेरी होनी चाहिए क्योंकि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री का क्षेत्र है। उन्होंने कहा कुछ भी हो काम सही होगा। लाल बिहारी यादव जी जब जीत करके गए हैं वहां उन्होंने जनता की समस्याओं को सुना। ऐसा नहीं कि शासन में बैठे हुए लोग हो सकता है उन तक कोई बात न पहुंची। वित्त विहीन विद्यालय के छात्र मतलब अध्यापकों की जो दुर्गति हुई है वो किसी से वर्णनीय मतलब कहा नहीं जा सकता। मित्रों, आज जनता के हाथों में वो ताकत है कि तमाम मुख्यमंत्री पन्नों के पेज बन गए, लेकिन जब आप जागरूक होंगे, अगर जनता की कसौटी पर कोई नहीं खड़ा उतरा है तो वो व्यवस्था नहीं है कि राजा रानी के पेट से पैदा हो। रानी का पेट खत्म है, उसके पेट से नहीं पैदा होना। तुम्हारी जागरूकता और तुम्हारा जो है अनुभव, तुम्हारे क्षेत्र के अच्छे लोग याद रखिए, जब समाज में और राजनीति में लुच्चे लफंगे और गुंडे पहुंच जाते हैं तो राष्ट्र के जो कवि होते हैं, राष्ट्र के जो समाजसेवी होते हैं, वो उस अभियान को आगे बढ़ाते हैं। नेता भ्रष्ट हो गया है, अधिकारी भ्रष्ट हो गया है तो जनता अपने खाने कमाने में लगी हुई है, फिर उसका पीड़ा कौन उठाएगा? आप बताइए। पीड़ा तो आप युवा है, आप ही तो उठाएंगे। बोलिए, किसी नेता का मकान, किसी अधिकारी का मकान उसके गांव से लेकर के जनपद पर और प्रदेश लेवल पर और देश लेवल पर बन गया और एक गांव का किसान गांव में ही अपना मकान नहीं बना पाया, ये किसकी जिम्मेदारी है? मैं कहता हूं कि मुझे कोई पूछ न दे, तो वाकई में समाज की एक छोटी सी घटना आपको सुनाता हूं। मेरा चुनाव आयोग में मुकदमा लगा हुआ था और उसी दिन एक अधिवक्ता हाईकोर्ट में मार डाले गए पुलिस। पूरी दिन गाड़ियां बंद थी, रोडवेज बंद थी। शाम को 5 बजे हम वहां से निकले तो जिस तरीके से हम बस में बैठे, आप तजुर्बा करोगे कितनी भीड़ थी कि बैठ नहीं पा रहे थे लोग। उसी में एक आदमी का जो पैर को जेब काट दिया गया, उसके साथ मेरी पूर्वा कराने वाला, उसका नंबर मेरे पास है, उसके साथ एक बिटिया 18 साल की 20 साल की थी और वो दंपति का जीवन लगभग मेरा अंदाजा है 55 साल 60 साल का। पैसा कट गया, संजोग से दूसरी सीट पर बैठे हुए थे। कंडक्टर पहुंचा, उसने कहा कि टिकट कटाओ। उन्होंने अपना जेब खोला तो फिर 35 रुपये उनको मिला जेब में। अब वो रोने लगी, भैया मेरा पैसा कैसे कट गया? कंडक्टर ने एक शब्द कहा और निर्भया कांड इस वक्त दिल्ली की घटना है। ये मैं युवाओं को अपनी बात बताता हूं अपने जीवन की कि कहीं गलत हो रहा है तो 1000 वर्ष इस धरती पे नहीं जियोगे, लेकिन उसका विरोध करो कम से कम। इसी के साथ तुम्हारा जीवन काम आ जाए, यही बहुत बड़ा, यही आपके जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। कंडक्टर ने कहा कि रोज हमारे सामने ऐसी घटनाएं होती
भी इसी लाइन में उतर जाओ। और संयोग की बात, नवंबर का महीना था, पानी बरस रहा था सामने समय, गाड़ी पॉलिटेक्निक पहुंचने वाली थी, पैसे भी उन्होंने कहा उधर जाओ, तो हमने कहा इनके पास पैसा नहीं, इनके साथ एक बिटिया है 30 साल की, और अभी ये घटना कंडक्टर साहब हुई है, आप जिम्मेदार होंगे कि बिटिया के साथ कुछ हो जाएगा, गायब हो जाएगी या किडनैप हो जाएगी। कंडक्टर मुझसे पूछ गया, उसने कहा बहुत बड़े हिमायती हो तो तुम का पैसा दे दो। हमने कहा कि अगर हमने हिमायती न होते तो मैं न बोलता, मैं दूंगा, जितने भी आदमी है पैसा नहीं हुआ मैं सबका पैसा दूंगा। फिर मैं खड़ा हुआ और बगल में हमारे अगल बगल लोग बैठे हुए थे, उन्होंने 10-20 रुपये चंदा दिया और उसको हम तीनों लोगों को यहाँ लेकर के बताई जाए। मतलब ये जीवन की एक घटना हमारे सामने है। और कंडक्टर से मैंने कहा कि मैं तुम्हारे परिवहन आयुक्त से बात करूंगा, अगर मेरे पास में रुपया नहीं है, तुम्हारी हिम्मत नहीं है इसको गाड़ी से उतार, तुम उतार नहीं सकती, ये भी भारत की नागरिक, इनके साथ कुछ हो गया तो मैं आयुक्त से तुम्हारी बात करूंगा। ये समाज सेवा का मतलब होता है। तमाम चीजें मैंने, इसके पहले हमारे यहाँ एक कलेक्टर आए थे, एक बिटिया के जो है एडमिशन नहीं हो पा रहा था बीएड के एडमिशन के लिए मैंने जिलाधिकारी से मिल करके और उस डिग्री कार्य से मैंने उसकी फीस कम करवाई, उसका मैंने एडमिशन करवाया। एक मेरा एक चैनल है, कोई कितना बड़ा अधिकारी हो अगर गलत है तो मैं अपने चैनल के माध्यम से उनको करना करता हूँ कि आप बहराइच को पिछवाना समझो। तो अब बात आती है मतदाता जागरूकता की, जो हमारा मेन काम है कि आप देखिएगा तमाम लोग लुभावन वाले नेता आएंगे, लेकिन आपको अपनी जो है जो 18 साल की उम्र पूरी कर चुके बहनों और भाइयों से मेरा निवेदन है कि आप उनके पहले समाज में उनके योगदान को देखिए, राष्ट्र में उनके योगदान को देखिए कि केवल वो जनता से, केवल विधानमंडल का प्रवेश तक नहीं चाहते हैं कि कुछ करना भी चाहते हैं, कि आपकी जिम्मेदारी है। और अगर आप अपने स्तर पर जागरूकता नहीं फैलाएंगे, लोगों को समझाएंगे नहीं, बताएंगे, देखिए कि उसकी कोई आपराधिक पृष्ठभूमि तो नहीं है। हम तमाम पेपरों में देखते हैं कि एक नेता के खिलाफ 40-40 मुकदमे चल रहे हैं, 50-50 मुकदमे चल रहे हैं, वो मैदान में। आपको उनको बताना है कि इनकी पृष्ठभूमि बहुत बढ़िया नहीं है, इनको आप रोक दें, इनके विकल्प में कौन से लोग हैं। और मैं अपनी बहनों और भाइयों से कहना चाहूंगा मतदाता जागरूकता के अवसर पर कि आप किसी पार्टी से मत बनिए कि मैं भाजपाई हूं, मैं सपाई हूं, मैं बसपाई हूं। मैं सबसे पहले हिंदुस्तानी हूं, क्या हूं, भारतवंशी हूं। और जो अच्छा है तो कोई निर्दलीय लड़ जाए, कुछ कर गुजरने वाला हो, उसको आप वोट दे दीजिए। एक छोटी सी घटना मैं आप लोगों को बताता हूं, यही वोट की राजनीति पर। असम के एक मुख्यमंत्री हुआ करते थे प्रफुल्ल कुमार महंतो, आप लोगों ने सुना होगा। उनका जीवन विद्यार्थी जीवन था, क्या था, और उन्होंने विद्यार्थी जीवन में विद्यार्थी अभियान चला करके और असम के वो मुख्यमंत्री हो गए। कहाँ के मुख्यमंत्री हो गए, असम के मुख्यमंत्री हो गए। और उन्होंने जो काम करके वहां दिखाया युवाओं के लिए, विद्यार्थियों के लिए, अपने जो है राज्य के लिए, कि वो एक नजीर बन गया। तो इस तरीके से जागरूकता, मतदाता जागरूकता में आपको देखना है कि जिस तक 4-5 चीजें मेन चीजें उस पर आपको ध्यान देना है। पहली चीज तो ये कि जो भी मतदाता है वो एक भी बचने न पाए, सारे लोग बूथ तक जाए। और इसके बाद जो है वो किसी लालच में ना आए कि किसी लालच में आकर के वो किसी को वोट दे। जो साफ सुथरी छत वाले लोग हैं उनको पहुंचा। अगर अच्छे लोग पहुंचेंगे, जैसे अभी हमने आप लोगों को बताया कि एक लाल बिहारी यादव जी पहुंचे, अकेले बैठ पहुंचे, वहां पे 40-40 एमएलसी बैठे हुए थे, लेकिन किसी ने कुर्सी नहीं छोड़ा। और वो सभापति के सामने आकर के जेल में बैठ गए कि बेहतरीन शिक्षक भी भारत के नागरिक है, उन्होंने भारत के विकास में अपना योगदान दिया है और बच्चों को पढ़ाया है, और उनको जब विद्यालय बन गए कुछ नहीं मिला है तो उनको भी कुछ मिलना चाहिए सरकार को। ऐसे
मैंने मन की बात कार्यक्रम भारत सरकार को पत्र लिखा और इसके बाद मैंने मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन को लिखा, फिर समाज कल्याण सचिव को लिखा कि भारत ग्रामीण बेल्ट है जहाँ पे इंटरनेट की सेवाएं नहीं है, कम से कम 15 दिन का और बढ़ाया जाए, टाइम और बढ़ाया जाए। उत्तर प्रदेश शासन से तो कुछ नहीं आया, लेकिन मन की बात कार्यक्रम में मैंने भारत सरकार को पत्र लिखा, उसका मेरे पास रिजल्ट आया, एक पत्र आया मंत्रालय से, पीओ कार्यालय से कि आपके बाद विचार किया गया है और उत्तर प्रदेश के कैबिनेट सचिव को लिख दिया गया है 15 दिन का कार्यवाही। मुझे इस बात का संतोष हुआ कि कम से कम मेरे छोटे से बहराइच जैसे पिछड़े बेल्ट और नेपाल बॉर्डर से लगा हुआ हमारे बातों पर कहीं किसी ने विचार नहीं किया, ये बहुत छोटी बात है। तो इसी तरीके से अब मैं आप लोगों को मतदाता जागरूकता के बारे में आप जान ही गए, समझ ही गए कि जो व्यक्ति समाज के लिए जुझारू है, समाज के लिए कुछ कर गुजरने वाला है, उसको आप जिताइए और उसको अपने समाज में उसके प्रति एक माहौल बनाइए, उसकी वाहवाही कीजिए कि अच्छा आदमी है और समाज के लिए कुछ कर गुजरने वाला है, उसके लिए आप लड़ाई लड़िए, क्योंकि जिम्मेदारी आपकी है। अगर आप कोई अच्छा आदमी जीत के जाएगा तो हो सकता है कि तुम्हारे अंदर भी कुछ काम करे। जैसे ही मैंने बताया कि सरकार ने स्वामी विवेकानंद युवाओं के बारे में क्या सोचा, जब कोई सरकार नहीं थी, अब तो सरकार ने युवाओं के लिए विभाग बना दिया। इससे सुंदर और क्या हो सकता है, कम से कम हमारा एक प्लेटफॉर्म बना दिया है कि हमें बताने के लिए, समझाने के लिए कोई कहीं है, हमें कुछ समझने के लिए, अपने मार्गदर्शन के लिए कोई विभाग हमारे लिए है। अब मैं बात आती है कोविड-19 की, जो आज पूरे देश की अर्थव्यवस्था को डैमेज कर रखा है। याद रखिए, मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहूंगा कि जो कोरोना प्रोटोकॉल है वो ईमानदारी से किया है। ईमानदारी का मतलब यह है कि हमने देखा है कि लोग जब गाड़ियों में चलते हैं तो कोरोना का डर नहीं है। हमारे माननीय भारत के सम्माननीय लोकप्रिय प्रधानमंत्री बराबर प्रिंट मीडिया है, इंटरनेट है, सारी चीजों के माध्यम से बोलते रहते हैं, बताते रहते हैं, जागरूक करते रहते हैं, लेकिन लोग जब शहरों के अंदर आते हैं तो पुलिस के डर के मारे कुंडे लगाते हैं, मास्क, इसके बाद वो भूल जाते हैं। ये ईमानदारी नहीं है। हमें अपने आप को पढ़े लिखे हैं, जागरूक नहीं हुआ, हमें ईमानदारी से वो काम नहीं, पुलिस के डर से हमको अगर काम करना है तो बात बेईमानी की होगी, ईमानदारी की नहीं होगी। अब बात आती है कोरोना काल की, आती है कि जैसे एक तो पहली चीज ये है कि हाथ बराबर धोते रहना चाहिए। मैं अपने मित्रों से कहना चाहूंगा कि हाथ हमेशा साबुन से धोइएगा, सर्फ से नहीं धोइएगा, क्योंकि सर्फ जैसे ही हम पानी डालते हैं तैसे वो गल करके हाथ से बाहर चला जाता है, उसका झाग नहीं बन पाता। तो हाथ हमेशा साबुन से धोइए और मास्क का प्रयोग कीजिए और दूरी बनाए रखिए। अपने घर में जब कहीं कोई हमारे सामाजिक जीवन में विसंगतियां आती हैं तो ध्यान रखिए, हमको अपने नाक या कहीं कोई सेमिनार या कोई शादी विवाह में हमको जब बिल्कुल न चलाऊ हो तब हम वहां पर जाएं, जब बिल्कुल न चल पाए, क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारे लोग कोविड-19 को मान ही नहीं रहे थे कि ये कुछ है, इसका विरोध कर रहे। लेकिन जब तमाम डॉक्टर खत्म हो गए, हमारे रिश्तेदार थे वो खत्म हो गए, बेचारे एमबीबीएस पंडित थे, जब वो खत्म हो गए तो हमको लगा कि वो है, जब डॉक्टर ऐसे लोग जा रहे हैं दुनिया से तो कहीं न कहीं कोई बात जरूर है। अच्छा, लोग मानते क्यों नहीं है, इसका हमें एक आपको उदाहरण देते। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि एक ट्रक जो कम से कम सैकड़ों टन वजन डाल के चलता है, लेकिन वो हवाओं के टायर में हवा भरी जाती है, उसके चलता हवा आंखों से दिखाई नहीं पड़ती है। कोई बताइए कि दिखाई पड़ती है?
देखा होगा कि लाइट, बिजली है, तार चल रहा है, तार पे देखे कहीं लाइट दिखाई पड़ती है? दिखाई पड़ती है? नहीं दिखाई पड़ती है। लेकिन जब सिस्टम से आता है तो वो बताइए घर जला दे, दुकान जला दे, मकान जला दे, या उससे हम बड़े बड़े काम ले सकते। तीसरी चीज देखिए, जैसे हम मोबाइल चलाते हैं, कभी कभी मोबाइल में इंटरनेट नहीं आता, आंख से दिखाई नहीं पड़ता है, उसका एक सिस्टम है, तो मोबाइल ही पकड़ पाता है, कंप्यूटर ही पकड़ पाता है कि नेट है कि नहीं, कहीं दिखाई पड़ता है, लेकिन हम उससे बड़े बड़े काम कर रहे हैं। लाइक दैट, वैसे ही ये कोरोना वायरस है जो हमें आंखों से दिखाई नहीं पड़ता है, हम मामूली चीजों को नहीं समझ पा रहे हैं और वो हमारे शरीर पर इफेक्टेड और प्रभावी, धीरे धीरे प्रभावी का मतलब है कि हमारी जान ले रहा है। हमारे विद्वानों ने, वैज्ञानिकों ने, साइंटिस्टों ने, डॉक्टरों ने इसकी कुछ चीजें खोजी कि भाई इसको कैसे, ये क्या है। अगर किसी ने बचाव ही हमारे लिए बता दिया तो बहुत बड़ी चीज, बचाव ही अगर बता दिया तो कोरोना काल में दवाई से ज्यादा बचाव की जरूरत। अगली चीज आपको ध्यान देने की जरूरत है, जैसे मैंने देखा है, बड़े बड़े घरों में देखा है, लोगों के यहाँ टाइल्स लगी हुई है, कार खड़ी हुई है, सारी व्यवस्था है, घर से अच्छे अच्छे सामान खरीद के आ रहे हैं मार्केट से, लेकिन वो अपने यहाँ नाली में, अपने यहाँ बाथरूम में डालने के लिए फिनाइल लेकर नहीं रहते। ये मैंने अपने गांव में देखा है, तमाम गोष्ठियों में मैंने इस बात को कहा है। अरे जहां आप 300 रुपए का, 400 रुपए का क्रीम लेकर के आते हैं, पाउडर लेकर के आते हैं, फल फूल लेकर के आते हैं, वही उस दुकान से बोले कि भाई फिनाइल दीजिए अच्छे क्वालिटी, इसको हमें अपने बाथरूम में, अपनी नालियों में डालना है, आस पास के एरिया में छिड़काव करते हैं। आप साफ सफाई, जैसे कोरोना काल में कुछ चीजें और आपको विशेष ध्यान देना है, बचाव के साथ साथ आपको अपने खान पान की चीजों में ठंडी चीजों को नहीं खाना है। जैसे मान लीजिए आपने कुमड़े का जो है सब्जी खा लिया, दही पी लिया, चावल खा लिया, ताजे फल खा लिए, बेटाइम सुबह का रखा हुआ खाना शाम को आपने खा लिया, तो आप बगैर बताए कोरोना वायरस को अपने घर में आपने बुला लिया। आप गर्म पानी का सेवन करें, और मेरा अपने युवाओं से निवेदन है, सुझाव है, सलाह है कि आप इंडिया मार्ट का हैंडपंप अगर आपके आसपास घर में कहीं इंडिया मार्ट का पंप अगर है अगर तो उससे पानी, इससे आप बच सकते हैं, आप निरोग रह सकते हैं, और पानी को उबाल करके हर कीमत पर, उससे आपको ठंडी नहीं पकड़ेगी और आपका गला नहीं सूखेगा, आपको बुखार नहीं होगा, आपको जुकाम नहीं होगा, आप उससे बचे रहेंगे। दूसरी चीज हम अपने युवाओं से और ये कहना चाहेंगे कि आप अपने अगल बगल के जहां कहीं भी रहते हो वहां पर अपने पीपल के वृक्ष को लगवाएं। एक पेड़ कहीं भी लगवाएं, जैसे आज महोदया यहाँ आई थी, पहले से अगर जागरूकता होगी तो हम महोदया के हाथों से एक वृक्ष यहाँ पर लगवाते पीपल का, लेकिन थोड़ा जल्दबाजी में नहीं हो पाया, तो अपने अगल बगल आप पीपल का वृक्ष लगाएं। क्योंकि कोरोना काल में देखा गया कि 70% लोग शहरों में ऑक्सीजन के अभाव में खत्म हो गए, और उसका जो देहात का आंकड़ा था वो 30% है। देहात के आदमी ऑक्सीजन की वजह से नहीं खत्म, लेकिन शहर के आदमी ऑक्सीजन की वजह से। तो हमें अपने स्तर पर ऑक्सीजन का भी बचाव बनाना है, और अपने स्तर पर हमें अगल बगल प्रदूषण नहीं फैलाना। ये भी एक बहुत बड़ी जो है आप लोग सचेतता, सचेत रहना है इसके प्रति। कहीं आपको पन्नी है, प्लास्टिक है, ये सब चीज न चलने पावे,
एटमॉस्फेयर है, उस एटमॉस्फेयर को आप सुरक्षित रखेंगे तभी आपको उससे लाभ मिल सकता है। तो मैं अब ये तमाम चीजों पर स्वामी विवेकानंद जी का युवा सप्ताह, मतदाता जागरूकता और कोविड-19 से बचाव, इन सब पर अपनी जो भी जानकारी थी वो आप लोगों के बीच मैंने साझा किया। और अब मैं चाहूंगा कि जो मैंने आप लोगों को बताया इस पर आप अमल करें। ये विवेकानंद जी का आदेश निर्देश है कि हमारे युवा हमारे बताए हुए मार्गों पर चले और समाज को कुछ आगे बढ़ाए। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। एक बार मैं कहूँगा स्वामी विवेकानंद को आप लोग कहेंगे कि स्वामी विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद अमर रहे। बहुत ढीले मन से तुम लोग बोला सारी बात। चलिए दोबारा बोलेंगे। अब हम बोलेंगे हमारे युवा प्रणेता, तो आप लोग बोलेंगे स्वामी विवेकानंद अमर रहे। हमारे युवा प्रणेता स्वामी विवेकानंद अमर रहे। हमारे युवा प्रणेता स्वामी विवेकानंद अमर रहे। हमारे युवा प्रणेता स्वामी विवेकानंद अमर रहे। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय मिश्रा जी।